हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका और स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम कंटिन्यू रखेंगे। यू ऑलरेडी अवेयर दैट व्हाट ऑल वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस लेसन्स, राइट? सो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि मैंने क्या क्या कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। हमने डिस्कस किया था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्क्सिज्म की थ्योरी और जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी से जो प्रभावित होकर इंडिया में एक यंग यूथ, एक रैडिकल यूथ का जो यहाँ पे उद्भव हो रहा था। ओके, देन वी ऑल्सो डिस्कस की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी क्यों ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद। देन वी ऑल्सो सॉ कि इसके इन्फ्लुएंसेस क्या क्या थे। काकोरी रॉबरी जो हुई थी 1925 में, फिर उसके बाद एचएसआरए जो था उसका गठन होना वो हमने देखा था। चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था 1929 में, अप्रैल 1929 में, ये ईयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद चित्तगोंग आर्मी रेड का जो होता है 1930 अप्रैल में, वो भी हमने डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि ये एक नया एस्पेक्ट था, न्यू फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था बंगाल में, क्योंकि इसमें जो विमेन सेक्शन थी उसमें उसने काफी ज्यादा हद तक पार्टिसिपेट किया था। उससे रिलेटेड हमने कुछ लोगों के नाम भी देखे थे। बीना दास के बारे में हमने डिस्कस किया था, कल्पना दत्त के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, सो टुडे द सेंटर ऑफ आवर डिस्कशन इज नेहरू रिपोर्ट एंड साइमन कमीशन। तो पहले साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट थीम है। ओके, सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो प्रोविजंस दिए गए थे उसमें एक बात ये भी कहा गया था कि यहाँ से कमीशन जो है एक 10 साल के बाद एक अपॉइंटमेंट करेगी, ये देखने के लिए कि किस तरह का जो गवर्नेंस स्कीम है वो इंडिया में डेवलप हो रहा है, किस तरीके से उसको प्रोग्रेस हो रही है या क्या हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए एक कमीशन 10 साल के बाद जो है वो गठित की जाएगी। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे वो वहां पे लिए जाएंगे। अब यहाँ पे इस कमीशन की बात ये थी कि ये पूरा का पूरा जो कमीशन है वो एक ऑल वाइट 7 मेंबर कमिटी थी, जिसमें से कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था। और इसीलिए इसे जो है साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो चेयरमैनशिप कर रहे थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पे इसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप किया था अंडर स्टैनली बॉलमिन, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन में 1927 में। देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि क्यों आखिर ये कमीशन का गठन होना और किस तरीके से जो चीजें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं वो भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना जरूरी होता है। कि ऑल दो एक जो चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, वो 1929 में ड्यूटी होना बाकी था। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कुछ हुआ नहीं था। 1919 में इन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसको कि मतलब बहुत ज्यादा इंडियन जो मासेस थे, इंडिया जो भी यहाँ पे कांग्रेस या जो भी लोग भी तो वो लोग काफी ज्यादा उसका मतलब उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उस समय ब्रिटेन में जो थी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रूल कर रही थी। उसके बाद उनको ये लग रहा था कि कहीं लेबर पार्टी हमें डिफीट ना कर दे। दूसरी जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी थी लेबर पार्टी, वो उस समय सत्ता में नहीं थी, लेकिन ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो उनको कोई भी एक रास्ता नहीं देना चाहती थी, कोई भी वे आउट नहीं देना चाहती थी कि कहीं ये जो हमारे हाथ में एक सोने की जो चिड़िया जो भारत पे ये रूल कर रहे थे, कहीं इनकी बेवकूफियों की वजह से वो उनके हाथ से निकल ना जाए। तो ऐसा ही करने के लिए उनको ये चाहिए था कि कुछ कुछ बीच बीच में वो रिफॉर्म करते रहना चाहते थे। कुछ कुछ जो कमीशन है वो मतलब बीच बीच में वो रिक्रूट करते रहते थे, क्योंकि वो लेबर पार्टी को एक इररेस्पॉन्सिबल लेबर गवर्नमेंट समझते थे। और इसीलिए वो अपने हाथ से कंजर्वेटिव पार्टी जो है यहाँ से सत्ता नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए इन्होंने ये कमीशन का गठन भी किया था। बहुत सारे कमीशन उन्होंने ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे, जैसे कि ली कमीशन जो है वो ब्रिटिश राज में उन्होंने इसलिए अपॉइंट किया था ताकि वो मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स वहां पे जो अपॉइंट होते थे उनके जो फेलियर हो रहे थे साबित बीच बीच में, उसको ध्यान में रखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए ली कमीशन उन्होंने गठित किया था। फिर उसके बाद लेनिगुज कमीशन भी वहां पे गठित किया गया था, ताकि वो जो इंडियन एग्रीकल्चर में क्राइसिस आ रहा है उसको वो देख सके कि क्या है या क्या नहीं है। उसी तरीके से साइमन कमीशन तो 10 साल के बाद गठित होना था ही, तो यहाँ पे इन्होंने साइमन कमीशन को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया भेजा।
Commission was recommended to the British government whether India was ready for further constitutional reform and along what lines. ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको ये कह के भेजा था कि आप वहां जाके ये पता करो कि क्या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए रेडी है, और अगर है तो किन किन दायरों में रेडी है, क्या क्या चीजें हैं, लाइंस कौन कौन सी हैं जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने चाहिए। यही स्टडी करने के लिए ये कमीशन इंडिया आती है। इंडिया में आने के बाद इनका बहुत ही बुरे तरीके से एक जो एंगर था इंडिया के लोगों का वो निकलता है, क्योंकि इनको सबसे पहला तो गुस्सा ये था कि इंडिया के लिए रिफॉर्म की आप बात कर रहे हो और इसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं है, 7 मेंबर ऑल वाइट कमेटी है ये। तो इंडिया ने सबसे पहले इसका बहिष्कार किया कि नहीं, ये मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप एक 7 मेंबर वाइट कमेटी को ये डिसाइड करने के लिए, ये डिस्कस करने के लिए भेजते हो कि इंडिया के लिए क्या बेहतरी है, मतलब इंडिया के लिए क्या बेहतरी है ये तो इंडिया डिसाइड करेगी या इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे ना, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। सो ये दो जो चीजें थी, इसके लिए इनको इंडिया में ने काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब बाइकट किया था इसका। जब ये कमीशन इंडिया आई थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक प्रोटेस्ट भी किया था और इनके स्लोगन भी थे साइमन गो बैक। So the notion was seen as a violation of principle of self determination. इंडिया के लोगों ने इसको ये देखा कि ये हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक वायलेशन है, और उसके बाद जो सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती है एक इंडियंस की, उसको भी इन्होंने आघात किया है, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर को आपने शामिल नहीं किया है कि इंडिया के लिए क्या सही है उसको हम डिसाइड कर सकें। कांग्रेस का क्या रिस्पांस था? कांग्रेस ने मीटिंग रखी मद्रास में 1927 में, और उसके बाद इसकी प्रेसिडेंटशिप की रही थी एम ए अंसारी ने। उन्होंने ये कहा इस मीटिंग के बाद कि हम इस कमीशन को जो है वो बाइकट करेंगे, हर स्टेज पे हर फॉर्म से हम बाइकट करेंगे, जिस जिस मायने में भी हम इसका बहिष्कार कर सकते हैं, वी विल डू दैट। एंड द सेशन डिक्लेयर्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। सो 1927 के इस कांग्रेस सेशन में इन्होंने अपना स्वराज को, पूर्ण स्वराज को अपना एक गोल जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। मुस्लिम लीग ने यहाँ पे 2 सेशन में मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। 1927 में 2 लीग ने मतलब 2 सेशन हेल्ड हुए थे। एक जिन्ना के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका प्रेसिडेंटशिप करी थी कैलकाटा में, जहां पे इन्होंने साइमन कमीशन का जो है बाइकट करने के लिए डिसीजन लिया, और दूसरी तरफ जो एक मोहम्मद शाफी लाहौर में जो सेशन उन्होंने अटेंड किया था, प्रेसिडेंटशिप करी थी, उन्होंने गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, साइमन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए बात करी। पब्लिक का रेस्पॉन्स मैंने आपको बताया। जब कमीशन बॉम्बे में लैंड हुआ था फरवरी 3, 1928 को, तो पूरे इंडिया में ऑल इंडिया हड़ताल देखा गया था। पूरा कंट्री जो है हड़ताल पे था, और उसके बाद बहुत सारे जो लोग थे, मासेस थे, उन्होंने रैलियां भी निकाली थी, और जहां जहां ये साइमन कमीशन गया था वहां पे लोगों ने एक काला झंडा लेके डेमोन्स्ट्रेशन किया था, हड़ताल किया था, और इनके स्लोगन थे साइमन गो बैक। नेहरू और सुभाष बोस emerged as a leader of the new wave of young and youth। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे एक जो यंग पॉलिटिकल जो रैडिकल जो यूथ सेक्शन था, वहां पे काफी ज्यादा इन्होंने रोल, पॉलिटिकल एक्शन लेना प्ले किया था। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा मिलिटेंट फ्लेवर दिया इस कमीशन के बहिष्कार में, और उसके बाद उन्होंने एक लीग और कॉन्फ्रेंसेस भी किए, जिसमें नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो एक नए लीडर यूथ के और स्टूडेंट्स के उभर के सामने आए थे। उन्होंने काफी ज्यादा एड्रेस किया, प्रेसाइड किया, और मतलब बहुत ज्यादा कंडक्ट किया बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस को, और इसीलिए ये जो यूथ सेक्शन था यहाँ पे, इनको एक जर्मिनेशन जो होती है ना, जो एक सीड का जर्मिनेशन होना शुरू होता है एक रैडिकल आइडियाज के लिए, जो सोशलिज्म की रैडिकल आइडियाज है, वो इस ग्रुप में उभरने के लिए वो इसी समय ज्यादातर मतलब जो स्प्राउट होना शुरू होता है, वो फर्टाइल ग्राउंड जो इनको मिलना शुरू होता है, वो साइमन कमीशन के टाइम ही इनको मिल गया था। उसमें बहुत सारे अदर लीडर्स भी शामिल थे, जैसे कि जो वर्कर्स ऑफ प्रेजेंट और पार्टीज बाकी दल के थे, उन्होंने भी इसमें इनका काफी ज्यादा साथ दिया था। पुलिस का क्या रिस्पांस था? ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेशन जहां जहां हो रहे थे, पुलिस उनपे काफी ज्यादा मतलब सख्ती से पेश आई। उन्होंने काफी ज्यादा लाठी चार्जेस करने शुरू किए थे, जहां पे भी था वहां पे जो भी उन्होंने ना यंग देखा ना ओल्ड देखा, जितने भी सीनियर लीडर्स थे उनको भी इन्होंने काफी बुरे तरीके से पीटा। और इसी में सबसे बुरी घटना जो हुई थी, हमारे लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। उनके चेस्ट पे बहुत ज्यादा लाठी से जो है उनको चोट लग गई थी, और उसके कारण वो इंजर्ड हो गए थे,
अक्टूबर 1928 में, और 1 महीने के अंदर ही उनकी जो है फेटल बहुत ज्यादा उनको चोट आई थी और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और इससे इंडिया में काफी ज्यादा जो है एंगर देखने को भी मिला था। जवाहरलाल नेहरू हो या जीबी पंत हो, जितने भी लीडर्स थे वो सारे लोग पीटे गए थे लखनऊ में। अब है कि इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ऑन द नेशनल मूवमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या था, इसलिए ये जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो टू टाइप ऑफ फोल्ड ऑफ इम्पैक्ट यू कैन सी ओवर ओवर द इंडियन पॉलिटिक्स। सो इंडियन पॉलिटिक्स में दो काइंड ऑफ आपको जो है इम्पैक्ट इस साइमन कमीशन के द्वारा देखने को मिले थे। It gave a stimulus to radical forces demanding not just complete independence but major socio-economic reforms on socialist lines. तो अब यहाँ पे देखिए, जो रैडिकल फोर्सेस, जो एक उग्र, जो यहाँ पे यंग यूथ है, जो एक उभर के सामने आ रहे थे, उन्होंने अब सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिर्फ पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करी। अब उन्होंने ये भी कहा कि सोशलिस्ट लाइन पे आप हमारे लिए सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लेके आओ, क्योंकि रिफॉर्म की बात आप कर ही रहे हो तो इंडिया के लिए बेहतरी है कि आप सोशल ही नहीं, इकोनॉमिक ही नहीं, आप सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे लिए लेके आओ। जब साइमन कमीशन अनाउंस्ड हुआ था तो जो कांग्रेस है उन्होंने कोई भी एक्टिव प्रोग्राम जो अपने हैंड में वो नहीं लिया था, और उसके बाद उन्होंने मासेस को एट द मोमेंट तुरंत भी कुछ नहीं किया था। लेकिन हाँ, इनको ये जरूर पता था कि क्या क्या इश्यूज जो है वो इंडियन मासेस फेस कर रही है और वही हमें रिफॉर्म में बात करनी है। दूसरी चीज थी द चैलेंज ऑफ लॉर्ड Birkenhead to Indian politician to produce an agreed constitution was accepted by various political section and thus prospects of Indian unity seemed bright at the point of time। मतलब यहाँ पे क्या था कि जो इंडियन मतलब पॉलिटिशियंस को जो भी एक यहाँ पे इन्होंने चैलेंज दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया था, वो सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया और यूनिटी से यहाँ पे इन्होंने काम किया। एक बहुत अच्छी बात यही थी कि इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा यूनिटी से काम किया और उसके बाद ये रेडी थे कि अब हम जो एक फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट जो होता है कि इंडिया के द्वारा कि एक हमें अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कंट्री के लिए अब ड्राफ्ट करना है, वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। ये आपका सबसे इसके बाद का एक असर आप कह सकते हो कि साइमन कमीशन के बाद का जो एक बहुत अच्छा असर देखने को मिला था वो यही था, और वो हुआ था नेहरू रिपोर्ट के बाद, जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन क्या क्या थे? तो साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे वो थे सबसे पहले कि ये रिपोर्ट जो है वो मई 1930 में पब्लिश हो चुकी थी। उन्होंने ये कहा था कि डायरकी को अब अबॉलिश करना चाहिए और उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रोविंसेस में आप लाओ। प्रोविंसेस को मतलब ऑटोनॉमी दे दो, उनकी अपनी सरकार दे दो, राइट। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा था कि गवर्नर को आप डिस्क्रिशनरी पावर दो इन रिलेशन टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट कम्युनिटीज। अब देखिए 1919 के एक्ट में तो ऑलरेडी गवर्नर और गवर्नर जनरल को काफी ज्यादा पावर्स मौजूद ही थे। अब ये डिस्क्रिशनरी पावर देने का मतलब आप क्या समझते हो? मतलब जो और भी थोड़े बहुत एक एक्स्ट्रा पावर जो दिया जाता है, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि जो पावर आपके पास ऑलरेडी है उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्काल में आप डिसीजन लेने वाले कुछ पावर्स होते हैं वो आप देने के लिए कह रहे हो, खासकर इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। इंटरनल सिक्योरिटी में मामले में क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई भी अब अगर मास प्रोटेस्ट होगा या कुछ भी होगा तो आपके पास अब पूरा हक है कि आप उसको किस तरीके से डिसाइड करके उसको सप्रेस कर सकते हो, राइट। इसीलिए तो इन्होंने ये रिफॉर्म की बात करी थी, रिकमेंडेशन दिया था। तीसरी चीज थी द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड। ये बात इन्होंने कही कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर्स हैं मेंबर्स के वो थोड़े से आप इंक्रीज करो। उसके बाद द रिपोर्ट रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है इन्होंने सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्लियामेंट के लिए होती है वो रिजेक्ट कर दी थी, और उसके बाद गवर्नर जनरल को कहा गया कि यहाँ पे इनको कंप्लीट पावर होगी कि वो कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। अब कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे वो भी गवर्नर जनरल, तो किसे अपॉइंट करेंगे? इंडियंस तो शायद ही उसमें शामिल होंगे, राइट। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट। मतलब अब यहाँ पे ये हाई कोर्ट पे भी, जुडिशरी पे भी अपना पूरा हक लाना चाहते थे। इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल टू बी रिटेन।
मतलब जो इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट को तो 1909 में इंट्रोड्यूस किया था मॉली मिंटो रिफॉर्म में, और 1919 के मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म में इन्होंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया था, एक्सटेंड किया था, और उसको इन्होंने कहा था कि वो जैसा है वैसा ही रहने देना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आपने दी है वो आपको हटानी पड़ेगी। ओके, सो व्हाट वाज नेक्स्ट? ये तो रिकमेंडेशंस थे इनके। अब इन्होंने ये भी कहा कि इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। इनकी रिकमेंडेशन में एक तो पहले इन्होंने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को कहा कि नहीं, एंड इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। मतलब इन्होंने कहा कि जो फेडरलिज्म की आप मांग कर रहे हो ना, वो ठीक है, अच्छी है, लेकिन एक नियर फ्यूचर में हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम करेंगे, लेकिन अभी हम कोई टाइम या डेट डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कब करेंगे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? एक आपका इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट है। फेडरल जो होता है ना, उसमें गवर्नमेंट जो है वो डिफाइन करती है रिलेशनशिप को, किसके किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि नेशनल लेवल पे होती है, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, उसके अंदर में क्या होते हैं? आपके रीजनल गवर्नमेंट होती है, या स्टेट गवर्नमेंट होती है, या लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी होती है, और इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशनशिप को जो है वो डिफाइन करती है ये फेडरलिज्म वाली सिस्टम, जो कि इंडिया में है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, so it suggested that Northwest Frontier Province and Balochistan should get local legislature, इन्होंने ये कहा। और उसके बाद दोनों जो NWFP है और बलूचिस्तान है, उनको जो है रिप्रेजेंटेशन सेंटर में मिलना चाहिए, उनको ये राइट जो है वो मिलना चाहिए। एंड उसके बाद इट रिकमेंडेड दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। इन्होंने सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करने की बात करी, और बर्मा को इन्होंने कहा कि आप इंडिया से सेपरेट कर दो, बिकॉज इट वॉज नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इन्होंने ये भी कहा कि बर्मा और इंडिया का जो है म्यांमार वाला जो एरिया है उसे बर्मा कहा जाता था, तो कि उसको जो है आप सेपरेट कर दो, क्योंकि ये नेचुरल पार्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नहीं है। अब ये साइमन कमीशन आने के बाद, यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन पढ़ने के बाद नेहरू रिपोर्ट आता है। कैसे आता है? यहाँ पे एक आंसर जो है, यहाँ पे एक लॉर्ड जो ब्रेकनहेड ने जो चैलेंज किया था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को, जो कि फरवरी 1928 में मीटिंग करी थी इन्होंने, और एक सब कमेटी स्टैब्लिश करी थी जिसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल को ड्राफ्ट करने की बात करी थी, और ये आइडिया किसका था? तो आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम किसने ये आइडिया दिया था टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, देन दैट वाज मोतीलाल नेहरू। तो ये एक पहला मेजर अटेम्प्ट था बाय इंडियंस की एक ड्राफ्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को हमारी अपनी कंट्री के लिए। दैट इज वन लाइनर क्वेश्चन, दैट who was the which thing was the first attempt by the Indians to draft a constitutional framework for the country? Then it was Nehru report, और जो कि मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये कमेटी जो है इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जिसमें कि आपके तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, MS अनी, मंगल सिंह, और ये लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद मेन रिकमेंडेशन क्या क्या थी नेहरू रिपोर्ट की? क्या क्या इन्होंने रिकमेंड किया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है इन्होंने कन्फाइन किया था अपने आप को ब्रिटिश इंडिया के सामने, और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी आप मतलब रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हो ना, उसका बेस क्या होना चाहिए? फेडरल होना चाहिए, फेडरल बेसिस पे करना है। और उसके बाद डोमिनियन के लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय द इंडियंस। तो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो रिकमेंडेशन थे ना नेहरू कमेटी की, वो अनोनिमस थे। जैसे कि अनोनिमस तो थे, लेकिन एक जो रीजन था उसमें वो थोड़ा बहुत एक एक्सेप्शन आप कह सकते हो एक चीज में, कि वो ये था कि बहुत सारे जो मेजोरिटी है जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस को एज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डोमिनियन स्टेटस को इन्होंने तो फेवर किया था, लेकिन जो दूसरा सेक्शन था वो हमेशा से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, ऑन द बेसिस की एक मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन जो है उनको लिबर्टी ऑफ एक्शन देते हुए आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना है। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी, ये एक चीज थी। उसके बाद rejection of separate electorate which had been the basis of constitutional reform so far। इन्होंने सेपरेशन मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए जो बेस इन्होंने बनाया था, इसको इन्होंने रिजेक्ट करने की बात करी, और इन्होंने कहा कि हमें जॉइंट इलेक्टोरेट दो।
जो जहां पे आपको रिजर्वेशन आप दो मुस्लिम को सेंटर में और प्रोविंसेस में भी, जहां पे वो मिनॉरिटी में है। जहां पे वो मेजोरिटी में है वहां नहीं देने कह रहे हम, लेकिन जहां पे वो मिनॉरिटी में है वहां पे आप उनको रिप्रेजेंटेशन दो, जैसे कि पंजाब में और बंगाल में। और उन्होंने मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वहां पे उनको उनके जितने भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट देने की भी मांग करी थी। आफ्टर दैट यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस लाने की भी इन्होंने बात करी। 19 फंडामेंटल राइट्स इन्होंने कहे देने के लिए, इंक्लूडिंग इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये इन्होंने बात करी थी। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन में आता है कि नेहरू रिपोर्ट ने क्या 19 फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड है वो किस रिपोर्ट में रिकमेंड की गई थी, तो ये नेहरू रिपोर्ट में इसके बारे में बात की गई थी। और इन्होंने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है सेंटर पे और प्रोविंस पे दोनों जगह एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की भी बात करी थी। उसके बाद देखिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है। तो इन्होंने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट जो है सेंटर में वहां पे 500 मेंबर का एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो कि एडल्ट सफरेज के बेसिस पे जो है वो वहां पे इलेक्शन कंडक्ट होगा और इनका टेन्योर होगा 5 सालों के लिए। दूसरी तरफ सेनेट में 200 मेंबर होने चाहिए जो कि प्रोविंशियल काउंसिल के द्वारा इलेक्ट होंगे और इनकी टेन्योर होगी 7 साल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर जनरल हेड करेंगे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड होंगे, लेकिन इनका पे आउट कहां से होगा, इंडियन रेवेन्यू से होगा। दूसरी तरफ की जो एक आपका ये एक्ट इनकी होगी, जो इनकी कार्यकारिणी होगी वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा ही एडवाइस पे आधारित होगी, जो कि और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, पार्लियामेंट के लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल मानी जाती थी, पार्लियामेंट को आंसरेबल मानी जाती थी, उसको उनको आंसर करना होता था। एक ये चीज मतलब कि पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल, मतलब कि ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो काफी ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल चीज यहाँ पे बनाई जाने की मांग करी इन्होंने। तीसरी चीज इन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल के लिए ये बात करी कि इनका टेन्योर आप 5 साल का रखो और इसको गवर्नर एक्ट करेंगे, गवर्नर हेड करेंगे, और ये किसके द्वारा किसके एडवाइस पे काम करेंगे, ये प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पे काम करेंगे। लेकिन इन्होंने ये चीज क्या कही थी कि क्या ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो भी होंगे वो पार्लियामेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ही। फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट टू मुस्लिम, मतलब मुस्लिमों को इन्होंने थोड़ा सा तवज्जो दिया था। क्यों दिया था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता था कि एक वोट ऑफ सेक्शन इनका यहाँ पे भी है, अगर वो खफा हो जाएंगे तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, इन्होंने कहा था कि आप धर्म से स्टेट को, पूरे इंडिया को दूर रखोगे, जातिवाद धर्मवाद ये आप नहीं करोगे, जो आप कम्युनल इलेक्टोरेट और ये सब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, इसको आप दूर रखो इससे, ये चीज इन्होंने कही थी। अब और अदर जो सेक्शन थे उन्होंने क्या कहा, ये तो नेहरू जी का था, नेहरू रिपोर्ट अपना लाया इन्होंने रिकमेंडेशन डाल दी। दूसरी तरफ रिएक्शन ऑफ हिंदू महासभा करो तो इन्होंने जो है एक इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लाया नेहरू रिपोर्ट में, वो इससे अग्री नहीं कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में क्यों देंगे और हम इसका बहिष्कार करते हैं। और उसके बाद जो रिजर्वेशन इन्होंने मुस्लिम्स के लिए जो पंजाब और बंगाल में जहाँ पे वो मिनॉरिटी में थे वहां पे जो लाने की बात करी, वो भी इसको भी इन्होंने बाइकट किया था। तो एक तरीके से देखो मुस्लिम वाली जो चीजें मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसको बढ़ा कौन रहा है यहाँ के लोग। रिएक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग ने यहाँ पे क्या कहा, मुस्लिम लीग ने अपोज किया इसको, ये नेहरू रिपोर्ट जो आई थी। ऑल यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन्होंने कैलकाटा में हेल्ड किया और उसके बाद इन्होंने इसका जो है अपोजिशन दिया कि नहीं नेहरू रिपोर्ट हमें मंजूर नहीं है। 1928 में इन्होंने ये किया था और इन्होंने जिन्ना ने इसको कंसीडर करते हुए जो कहा कि हमें मुस्लिम लीग के बिहाफ में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि आपको ये अमेंडमेंट जो है अपने नेहरू रिपोर्ट में करने होंगे, जिसमें से कि 3 इंपॉर्टेंट जो थे। इसके अलावा भी इन्होंने जिन्ना ने एक 14 पॉइंट्स का रिपोर्ट भी तैयार किया था जिसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो ये अमेंडमेंट लाने की इन्होंने बात करी थी उसमें से था कि आप 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है मुस्लिम को दो सेंट्रल लेजिस्लेचर में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में आपको मुस्लिमों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन देनी है। उसके बाद रिजर्वेशन जो है मुस्लिम को बंगाल में और पंजाब लेजिस्लेचर में वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, जब तक कि एडल्ट सफरेज जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है। और तीसरा रेसिडुअल पावर जो है वो प्रोविंसेस को आपको देने होंगे। अब रेसिडुअल पावर क्या होते हैं,
जो पावर सेंटर को अपॉइंट देने के बाद, सेंटर को मान लिया जितने भी पावर्स हैं वो आपने दे दिए, उसके बाद जो बची खुची पावर होती है ना, वो आप दे दो प्रोविंसेस को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो उससे फायदा क्या होगा? रेसिडुअल पावर अगर आप प्रोविंसेस को दे रहे हो तो भी तो वो रिस्पॉन्सिबल तो सेंटर के लिए ही होगी ना, तो फिर क्या फेडरलिज्म वाली चीज यहाँ पे स्टैब्लिश हो पाएगी? जो एक गवर्नमेंट डिफाइन करती है एक रिलेशनशिप को, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिटवीन द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल सेंटर में, और उसके बाद रीजनल या लोकल लेवल पे या प्रोविंसेस पे, तो क्या ये पूरी हो पाएगी? तो यहाँ पे अकोमोडेशन इन्होंने नहीं किया, नेहरू की रिपोर्ट ने इसको जो है कंसीडर नहीं किया, तब जाके जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स को लाया। इन्होंने 14 पॉइंट्स इसलिए लाया ताकि वो मुस्लिम के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके, उसको बचा सके, उसको सुरक्षित रख सके, और उसके बाद जो फ्यूचर में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लाना है कंट्री के लिए तो उसके लिए उसके इंटरेस्ट में इन्होंने बात करते हुए अपने ये 14 पॉइंट्स जो है वो सामने रखे, जिसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट थे? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेसिडुअल पार्ट टू द प्रोविंसेस, हाँ ठीक है, फेडरलिज्म में इन्होंने बात करी, और उसके बाद जो रेसिडुअल पावर्स थे वो इन्होंने प्रोविंसेस को देने की बात करी। द पावर विच लेफ्ट ओवर टू बी गिवन टू द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की इन्होंने बात करी कि आप इनको सेल्फ गवर्नमेंट दो प्रोविंसेस को। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन। सेंटर तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती है जब तक कि स्टेट जो है यहाँ पे जो इंडियन फेडरेशन के रूप में काम कर रही है वो उसको अग्री नहीं करती है या फिर कॉन्कर उसको नहीं करती है। ऑल लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडी टू हैव अडीक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन एवरी प्रोविंस, मतलब कि मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन आपको हर प्रोविंस में देना होगा। ऑल लेजिस्लेचर और इलेक्टेड बॉडीज जितने भी हैं सबको देना होगा, विदाउट रिड्यूसिंग द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम की मेजोरिटी को रिड्यूस किए बिना एक प्रोविंस में, चाहे वो मिनॉरिटी में हो या फिर इक्वालिटी में हो या कुछ भी हो, आप उसके मतलब रिप्रेजेंटेशन आपको बराबरी में देनी होगी, एडिक्वेट में कम से कम देनी होगी। और उसके बाद मुस्लिम को जो है सर्विसेज में, जितने भी सर्विसेज है इंडियन सर्विसेज, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन दो, और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज भी जितने भी हैं उसमें भी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दो। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में इन्होंने मांगा। कैबिनेट में, एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन द प्रोविंसेस 1/3 टू बी मुस्लिम। कैबिनेट हो चाहे वो सेंटर के लिए हो और चाहे वो प्रोविंसेस में हो, 1/3 जो पॉपुलेशन, 1/3 जो उसका होता है नंबर का, वो मुस्लिमों को मिलना चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो मुस्लिम को मिलने ही चाहिए, जो कि उन्होंने 1909 में इंट्रोड्यूस कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ अ मिनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, मतलब कि कोई भी बिल या रेजोल्यूशन लेजिस्लेचर नहीं ला सकती है अगर वो 3/4 मतलब जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उससे ज्यादा जाके पास हो जाती है सच्चा बिल, जो भी मतलब उनके इंटरेस्ट के खिलाफ लाया के जाने के बाद भी पास हो जाती है, तो भी ये कंसीडर जो है वो नहीं होगी। ये सारी चीजें इन्होंने बात करी। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्रोमाइजेस तो हुए थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस हुए थे, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट में जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने काफी ज्यादा इसका बहिष्कार किया था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो प्रपोज करना है आपको, मुस्लिम को मतलब मिनॉरिटी में है या फिर जो भी, मतलब एक तरीके से मोतीलाल नेहरू जो है वो इसको काफी ज्यादा डिलेमा में थे। डिलेमा में थे इसलिए क्योंकि अगर वो मुस्लिम के डिमांड को, जो कम्युनल ओपिनियन है, अगर वो मुस्लिमों के, अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हिंदू कम्युनिटी नाराज हो जाएगी, वो उनसे सपोर्ट अपना वापस ले लेगी, और अगर वो हिंदू कम्युनिटी को सेटिस्फाई करते हैं, उनके डिमांड को मांगते हैं, तो फिर मुस्लिम लीडर उनसे खफा हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा वो डिलेमा में थे। ये 14 पॉइंट्स आने के बाद तो खासकर कि अमेंडमेंट जो जिन्ना ने लाया, तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने, या तो हिंदू सभा को अपने पक्ष में रखें या जिन्ना को अपने पक्ष में रखें। तो ये एक तरीके से देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपको करना है तो यहाँ पे आप में यूनिटी ही नहीं है, और इस बात को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से समझ भी रही थी। एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू बी अफेक्टेड द मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, मतलब कि कोई भी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो वो मुस्लिम मेजोरिटी को इन 3 एरियाज में अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको सेपरेशन जो सिंध और बॉम्बे का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया था वो इन्होंने भी कहा कि ये भी होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म NWFP और बलूचिस्तान में भी होना चाहिए।
फुल रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए सारी कम्युनिटी के लिए, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज। ये सब में जो है मुस्लिम के जो राइट हैं, चाहे वो रिलीजन में हो, कल्चर में हो, एजुकेशन में या लैंग्वेज में, ये प्रोटेक्ट होनी चाहिए। अगर यंगर सेक्शन ऑफ द कांग्रेस की आप बात करते हो, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे रेडिकल यूथ लीड कर रहे थे, तो उन्होंने ये उससे काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा कि आप डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हो, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। तो नेहरू और बोस दोनों ने इस कांग्रेस के जो ये मॉडिफाइड गोल थे, और जो कि मतलब इसके लिए जो पूर्ण स्वराज की ये मांग करते थे, उसके लिए बनते हुए इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना करी थी। इसका बाइकट करते हुए इस रिपोर्ट को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। So this was it for today. Next lesson में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, but before that, if you haven't subscribed on Academy Plus, then do it. Use the referral code rank10 so that you get discount of 10%. UPSC YT code भी आप use कर सकते हो. Do not forget to subscribe this channel. Hit the bell icon to get the regular updates from our videos. जो भी यहाँ पे lesson add up होंगे, आपको notification जाती है. So hit the bell icon. बाकी की डिटेल्स आप अनअकैडमी के लिए यहाँ पे देख सकते हो, फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। इट्स अनामिका दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।